तो बेटा आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 में हमारे पास ये सारे टॉपिक्स हैं, यंग डबल स्लेट, उनके फार्मूला शीट बनी हुई है, ये नज़र आ रही है आप लोगों को, शेयर हो रही है? जी सर। ठीक है जी। तो ये इसकी फार्मूला शीट है। यंग डबल स्लेट, थिन फिल्म इंटरफेरेंस, न्यूटन रिंग्स, माइकल इंटरफेरोमीटर, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, और एक टॉपिक और है एक्सरे डायफ्रैक्शन, एक्सरे डायफ्रैक्शन पोलराइजेशन। इस साल के लिए ज़्यादा चांसेस जो हैं वो यंग डबल स्लिट के हैं और न्यूटन रिंग्स के। डायफ्रैक्शन आई थिंक लास्ट ईयर आ चुका है, तो इन दो के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की इंशाल्लाह। और ये इसके न्यूमेरिकल हैं, पास पेपर्स के, आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 22 न्यूमेरिकल्स हैं, जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं, आसान आसान न्यूमेरिकल्स हैं और बहुत इजीली कवर हो जाते हैं। ये चैप्टर ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है वैसे, अगर समझ में आ जाए तो, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए बेटा, चैप्टर नंबर 9 हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9 है हमारे पास नेचर ऑफ लाइट, कि लाइट का नेचर क्या है। तो बेटा लाइट के ऊपर स्टार्टिंग से ही बहुत सारी थ्योरीज़ आई हैं, लेकिन हमें सिर्फ इन थ्योरीज़ के बारे में पढ़ना है कि न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी, हाइजन वेव थ्योरी। तो ये जो है हाइजन वेव थ्योरी जो है, ये असल में आप लोग पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो है पूरा वेव थ्योरी के ऊपर है, और मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी इस पर कवर होगा। फिर ये जो टॉपिक आता है क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट या आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ लाइट, ये आप लोग जाके पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में। बात क्लियर हो रही है? जी सर। तो फ़िलहाल हम जो यहाँ पे चैप्टर्स पढ़ेंगे वो हाइजन वेव थ्योरी, हम लाइट का भी वेव नेचर पढ़ेंगे। उसी वेव नेचर में जो मैक्सवेल ने कही थी बात कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इनको मैं थोड़ा सा स्मॉल करके बताता हूँ कि इन पर सिर्फ एग्ज़ाम में MCQs आते हैं, इनकी बहुत डिटेल स्ट्रक्चर तो आता नहीं एग्ज़ाम में। न्यूटन ने कहा था कि लाइट कंसिस्ट करती है टाइनी पार्टिकल्स पे और कॉर्पस्क्यूल्स। पार्टिकल को उसने क्या था, कॉर्पस्क्यूल्स। ठीक है। तो न्यूटन ने अपनी थ्योरी में सबसे पहला पॉइंट ये रखा था, कॉर्पस्क्यूल्स। इसको मैं आपको वाइट बोर्ड पे भी दिखाया था, तो कि थ्योरी में क्या क्या बात हुई थी। तो बेटा लाइट के कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे जो कि बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट्स हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लाइट। चैप्टर नंबर 9 की अब हम बात कर रहे हैं, नेचर ऑफ लाइट। तो बेटा लाइट के कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट्स। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हमारे पास था फॉर्मेशन ऑफ शैडो या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये लाइट का वर्ड हर जगह आएगा, ठीक है भाई। सेकंड एक्सपेरिमेंट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ शैडो, शैडो का बनना। तीसरा है हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चौथा है हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। पांचवा है डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। छठा है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। सातवां है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आठवां है हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट। और नवा है हमारे पास पेयर प्रोडक्शन।
अच्छा जी, तो बेटा ये लाइट के कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट्स हैं। इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज बनाई और डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज में उन्होंने बात की। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं इनके। ठीक है जी। तो बेटा इसमें जो ये वाले एक्सपेरिमेंट्स हैं 1 से लेकर 3, ये आप लोग पढ़ते हैं अपने जो मैट्रिकुलेशन होता है उसमें, क्लास 10 में। फर्स्ट ईयर में है आप लोग, फर्स्ट ईयर में आप लोग ये पढ़ेंगे फ़िलहाल, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये आपके कोर्स का हिस्सा है। और जब आप सेकंड ईयर में जाएंगे तो फिर आप ये पढ़ेंगे, ये मॉडर्न एक्सपेरिमेंट्स हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इन एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने थ्योरीज दी। जैसे सबसे पहले बात आती है न्यूटन की। मैं यहाँ पे बहुत प्रिसाइज करके इनको एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि हमें इस थ्योरी से इतना काम तो नहीं फ़िलहाल, सेकंड ईयर में जाके दोबारा पढ़ाना पड़ता है बच्चों को। ये मैं तो खैर पढ़ाता हूँ, बाकी टीचर्स नहीं पता मुझे, ये सारी बातें दोबारा बताता हूँ सेकंड ईयर में जाके। कि सबसे पहले बेटा न्यूटन की थ्योरी आई थी। न्यूटन की जो थ्योरी थी, तो न्यूटन ने कहा था कि लाइट कंसिस्ट करती है टाइनी पैकेट्स या पार्टिकल। उन पार्टिकल कहा था लाइट को कि लाइट कंसिस्ट करती है पार्टिकल्स पे। उस पार्टिकल को उसने नाम दिया था कॉर्पस्क्यूल। उसको उन्होंने क्या कहा था, कॉर्पस्क्यूल। तो न्यूटन ने कहा था लाइट जो है वो टाइनी पार्टिकल्स पे कंसिस्ट करती है, और पार्टिकल्स क्या हैं, कॉर्पस्क्यूलर कहा था उसने उन पार्टिकल्स को। और इस बेसिस पर न्यूटन ने जो है वो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स डिफ़ाइन कर दिए। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 भी डिफ़ाइन कर दिया, सेटिस्फाई, यानी कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2, 3, इन सब को उसने डिफ़ाइन कर दिया था। लेकिन एक बात जो है वो एक्सपेरिमेंट, वो इसको डिफ़ाइन नहीं कर पाए थे, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 को। एक्सपेरिमेंट नंबर 4, 5 और 6 इन्हें वो डिफ़ाइन, एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इनकी थ्योरी में ये बात थी कि लाइट जो है टाइनी पैकेट्स पे वो कंसिस्ट करती है। इसके अलावा एक बात जो और थी वो इन्होंने और गलत साबित की थी न्यूटन की थ्योरी में। न्यूटन जो है वो हर चीज़ को ग्रेविटेशन से रिजेंबल कराते थे। तो न्यूटन ने एक वहाँ पर बात जो है वो गलत कर दी थी, जिससे उनका जो मॉडल है वो फेल हो गया था। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स को उसने वेरीफाई किया था, तो इसलिए इनके मॉडल को रखा हुआ है, इसको टोटली डिस्कार्ड नहीं किया गया। तो न्यूटन ने एक बात ये गलत कर दी कि लाइट जो है वो डेंसर, ये यहाँ पे वर्ड आएगा बार बार, डेंसर और रेयर। डेंसर से आपको नज़र आएगा, डेंस का मतलब गाढ़ा, रेयर का मतलब लाइट, मीडियम। तो डेंसर मीडियम हमारे पास जैसे सॉलिड एक डेंसर मीडियम है। रेयर में क्या आ जाएगा हमारे पास, गैस आ जाएगी। और लिक्विड भी एक मीडियम है। तो सबसे लाइटर मीडियम बेटा गैस है, उससे हार्ड मीडियम डेंसर लिक्विड है, उससे डेंसर मीडियम क्या है, सॉलिड है। तो सबसे ज़्यादा डेंसर मीडियम कौन है, सॉलिड, फिर लाइट और फिर गैस। लाइट और लिक्विड में, गैस में और लिक्विड में अगर आप रिजेंबल कराएंगे तो आपको लिक्विड डेंसर कहलाएगा और गैस रेयर कहलाएगी। सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलें। सर आपकी मतलब स्क्रीन जो है ना बहुत हैंग या ग्लिच हो रही है। आई गेस मेरे इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आप एक दफ़ा फिर से बता देंगे? अच्छा एक मिनट। किसको हो रही है, आयशा? जी सर, जो आप लाइक वो लिख बाद में रहे हैं, बोल रहे थे, वो आगे पीछे हो रही है स्क्रीन थोड़ी। हाँ तो वो नेट का इशू है, वो नेट का वो हो रहा है। हाँ लाइबा, आपको सही आ रहा है नज़र? जी सर। अच्छा तो ठीक है बेटा, दोबारा सुन लीजिए इसको। मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट है राइट साइड पर। तकरीबन 9 एक्सपेरिमेंट्स मैंने लिखे हैं लाइट के, जिसके ये 3 एक्सपेरिमेंट्स आप मैट्रिक में पढ़ते हैं, ये फर्स्ट ईयर में और ये सेकंड ईयर में पढ़ते हैं। ठीक है, इनके आगे लिखा हुआ है। तो न्यूटन ने अपनी थ्योरी में बताया था कि लाइट कंसिस्ट करती है टाइनी पार्टिकल्स पे। इस पे उसने एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2 और 3 को साबित कर दिया उसकी थ्योरी ने। लेकिन एक्सपेरिमेंट नंबर 4, 5 और 6 को साबित नहीं कर पाए थे। फिर इसके अलावा न्यूटन ने एक बात और ये कही थी कि लाइट जो है जब वो डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगी तो वो तेज़ ट्रैवल करेगी, क्योंकि लाइट को उसने कहा था पार्टिकल पे कंसिस्ट करते हैं। तो उसने यहाँ पे ग्रेविटेशनल कॉन्सेप्ट लिया कि ज़्यादा डेंसर मीडियम में पार्टिकल्स, एटम ज़्यादा होते हैं,
तो डेंसर मीडियम में पार्टिकल को अट्रैक्शन फोर्स मिलेगी, लाइट तेज़ ट्रैवल करेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। लाइट जो है वो, इन्होंने क्या कहा था, लाइट ट्रैवल फास्ट इन डेंसर मीडियम। ये बात इनकी गलत साबित हो गई थी, तो इस बुनियाद पर इनकी थ्योरी बेटा क्या हो गई थी, रिजेक्ट हो गई थी। क्लियर है यहाँ तक बात? जी सर। तो ये हमने न्यूटन की थ्योरी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। ठीक है जी। इन्होंने क्या कहा था कि मॉलिक्यूल्स डेंसर मीडियम होने की वजह से क्या होगा, जब लाइट यहाँ से ट्रैवल करेगी तो उसकी रफ्तार ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब लाइट की रफ्तार जो है वो डेंसर मीडियम में कम हो जाती है। इसको फिर एक्सप्लेन किया हाइजन नामी साइंटिस्ट ने, क्रिस्टन हाइजन। तो हाइजन ने ये बताया कि लाइट इज़ नॉट अ पार्टिकल, लाइट इज़ अ वेव। इन्होंने कहा कि लाइट इज़ नॉट अ पार्टिकल, लाइट एक वेव नेचर है, और इट रिफ्लेक्ट्स एज अदर वेज। और इन्होंने बताया भी कॉन्ट्रैक्शन, जो दो कॉन्ट्रडिक्शन थे यहाँ पे वो भी सही किए कि वाटर वेव एंड साउंड वेव कैन बेंड थ्रू ऑब्स्टिकल वेयर लाइट कैन नॉट ईजिली शार्प। लाइट जो है वो शार्प पे बेंड होती है। तो इन्होंने ये बताया कि लाइट जो है उसका क्या नेचर है बेटा, वेव नेचर है। ये MCQs में आती है बात, इसको याद रखिएगा। लाइट हैज़ अ वेव नेचर। इन्होंने कहा था लाइट हैज़ अ पार्टिकल नेचर। लाइट वेव नहीं है, लाइट पार्टिकल है। ठीक है। तो सेकंड थ्योरी हमारे पास आती है क्रिस्टन हाइजन की। क्रिस्टन हाइजन ने जो है अपनी थ्योरी से काफ़ी बातें एक्सप्लेन की और उनकी थ्योरी काफ़ी अच्छी साबित हुई। वेव थ्योरी कह रहा हूँ मैं इसको। कि लाइट इज़ नॉट अ पार्टिकल, लाइट इज़ अ वेव। लाइट ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है। लाइट इज अ वेव और एनर्जी। ठीक है जी। इन्होंने ये बात कही। इस बात को इन्होंने फिर जो है और ये भी बताया कि लाइट जो है वो कहाँ पे, डेंसर में जो है वो स्लो मूव करती है और रेयर में तेज़ मूव करती है। लाइट ट्रैवल फास्ट इन रेयर मीडियम देन एंड स्लो इन डेंसर। इस थ्योरी पे बेटा इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट सही साबित हुए इनके, इन्होंने एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सबको सही साबित कर दिया। यहाँ तक कि एक्सपेरिमेंट नंबर 6 को भी इन्होंने किया था, लेकिन 6 की जो डिटेल है वो किसी और साइंटिस्ट ने बताई थी। ठीक है जी। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से लेकर समझ लें 6 तक इन्होंने सारे हमें एक्सप्लेन कर दिए थे इनकी थ्योरी में। लेकिन इनकी थ्योरी कहाँ पे जाके फंसी, जब एक्सपेरिमेंट नंबर आया 7, 8 और 9। क्योंकि 1905 के बाद ये फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ये एक्सपेरिमेंट्स हो चुके थे, इनकी थ्योरी इन एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। एक्सपेरिमेंट नंबर 7, 8, 9 इनको इनकी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो इस वजह से इनकी थ्योरी को भी जो है वो लाइट की फाइनल थ्योरी एक्सेप्ट नहीं किया गया। यानी लाइट के अंदर अभी और भी बहुत कुछ चीज़ें बाकी हैं जानने की। ये बात क्लियर हो गई? जी। ठीक है जी। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इन्होंने बताया कि लाइट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, एक तो होती है मैकेनिकल वेव जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। इन्होंने बताया कि लाइट इज़ नॉट अ मैकेनिकल वेव बट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा वो होती है जिसको, जैसे दूर दराज एक स्टार है या सन है, उसकी लाइट हम तक पहुंच जाती है लेकिन आवाज़ नहीं पहुंच पाती। तो लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। वो एनर्जी जो बग़ैर मीडियम के ट्रैवल कर जाए उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं।
तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होते हैं, और इन दोनों फील्ड के कंपोनेंट कितने एंगल पर होते हैं? 90 डिग्री पर होते हैं। ये देखें, वेक्टर ई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या वेक्टर बी मैग्नेटिक फील्ड होता है, इन दोनों के दरमियान एंगल कितना होता है? हमेशा 90 डिग्री रहता है। ये एग्जाम में आती है बात, MCQs में। ठीक है जी। और किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक पे स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। इसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट का? ये होता है। ये भी कभी कभार बेटा MCQ में आ जाता है, ये आपको याद करना होगा। इसका रट्टा मार लेगा लेकिन इसको याद कर लेगा। क्लियर है बात? मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ आपसे। ओके। तो मैक्सवेल ने बस एक बात साबित की थी कि लाइट जो है वो ट्रांसफर्स नेचर रखती है। इन्होंने इस बात को बाकायदा एक्सपेरिमेंटली साबित भी किया था। एक एक्सपेरिमेंट किया था और लाइट का ट्रांसफर्स नेचर इन्होंने प्रूव किया था कि लाइट हैज़ अ ट्रांसफर्स नेचर। ओके। तो मैक्सवेल की जो थ्योरी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, EMT थ्योरी भी कहते हैं, EMT थ्योरी। तो लाइट इज़ अ वेव एंड ट्रांसफर्स नेचर। कैसा नेचर है इसका? ट्रांसफर्स नेचर है। उसके अलावा इन्होंने क्या कहा था? ये रेयर डेंसर वाली बात तो उन्होंने बताई दी थी, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। लाइट इज़ नॉट अ वेव, लाइट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन्होंने क्या, लाइट जो है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और ये ट्रैवल करती है तो इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जो वेक्टर्स होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं? 90 डिग्री पर होते हैं। तो ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है, यही मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है, और ये वेक्टर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान हमेशा एंगल कितना रहता है? 90 रहता है। और इसका जो फॉर्मूला आता है बेटा हमारे पास, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट का? कि C बराबर होता है 1 डिवाइड बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये फ़िलहाल सेकेंड ईयर में जाके आप लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैं इस पर तफसील नहीं बताता, बस ये फार्मूला आता है एग्ज़ाम में। तो इस फार्मूले की वैल्यू एग्ज़ाम में गिवन भी होती है, तो इससे स्पीड ऑफ लाइट निकालते हैं जिसका आंसर आता है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। तो मैक्सवेल ने जो एडिशन एक बात कही थी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट नंबर 6 को जाहिर किया था, पोलराइजेशन एक्सपेरिमेंट को उन्होंने एक्सप्लेन किया था। लेकिन अगेन इनकी थ्योरी भी एक्सपेरिमेंट नंबर 7, 8 और 9 को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। एक्सपेरिमेंट नंबर 7, 8 and 9 cannot be explained by this theory, so that's why this theory is also not considered as the final theory of light. क्लियर है बात? जी सर। सर यानी ये जो थ्योरीज हैं ये सिर्फ MCQs के लिए जी हैं? बेटा, बस MCQs की हद तक इनकी कोई वो है, सिग्निफिकेंस से ज़्यादा इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब इसके बाद बेटा क्वांटम थ्योरी ऑफ आई, ये क्वांटम थ्योरी पे जो है वो एग्ज़ाम में MCQs आता है। मैं MCQ दिखा भी देता हूँ, अगर मैंने फ़ाइल ओपन की हुई है ना, कैसे MCQs आते हैं इसके। ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि देखें इस तरह के MCQs आते हैं एग्ज़ाम में। अच्छा जी, देखिए बेटा नेचर ऑफ लाइट पे आ रहा है।
अच्छा, लाइट की जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती? फ्रीक्वेंसी। लाइट की फ्रीक्वेंसी हमेशा चेंज नहीं होती, क्योंकि मैंने बताया फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पे। तो लाइट अगर बेटा पीले बल्ब में से निकल रही है तो पीले बल्ब की बात आप करेंगे ना, ये तो नहीं कि आप बात करेंगे नहीं पीले बल्ब से नहीं, जो वाइट बल्ब से निकली उसकी बात करो। तो लाइट की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। लाइट पजेस डुअल नेचर, ये बात अभी हम करेंगे कैसे करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर वेव ट्रांसवर्स कंसिस्ट नेचर भी तो हो सकता है। हैं। ट्रांसवर्स नेचर। ट्रांसफर्स नेचर तो है, लेकिन जो बात है सबसे बेस्ट इसमें, नहीं इसमें तो आंसर ट्रांसफर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करेक्टर डुअल, ऑल ऑफ दीज आंसर होगा इसमें तो वैसे। ठीक है जी। तो बहरहाल अब यही बात करते हैं हम कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये भी मैंने आपको बताया। और इन दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल कितना होता है? परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर। परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, तो इस तरह के सवाल आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय वेव थ्योरी? वेव थ्योरी कौन सा फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी? इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, भी समझ लें रिफ्लेक्शन की बात आ जाती है। फोटो इलेक्ट्रिक नहीं कर पाई थी। फोटो इलेक्ट्रिक। तो बस इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, तो आप बस इसका ख्याल रखेंगे तो आपको उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, द प्रेजेंट आइडिया अबाउट नेचर ऑफ लाइट डुअल। लाइट का डुअल नेचर होता है, अभी यही बात मैं आपको बताऊँगा। आइंस्टाइन ने क्या कहा था? लाइट कंसिस्ट करती है टाइनी पैकेट्स फोटोन पे। तो हम इन्हीं बातों पे बेटा आ जाते हैं। अच्छा जी बेटा, लास्ट में फिर थ्योरी ये आई कि जाहिर सी बात है, अब इंसान वो कह रहे हैं साइंटिस्ट कि भाई हम क्या करें, लाइट को पार्टिकल माने कि थ्योरी माने। तो आइंस्टाइन ने फिर एक थ्योरी दी जिसको उन्होंने कहा कि लाइट हैज़ अ डुअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट जो है उसके दो नेचर हैं, कभी कभार वो वेव बन जाती है, कभी कभार वो पार्टिकल बन जाती है। इसको मैं ज़रा आपको पहले बता दूं। डुअल नेचर से पहले एक और मुझे आपको बतानी पड़ेगी। मैक्स प्लांक नामी साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी थी, जिसने समझ लें इन एक्सपेरिमेंट नंबर 7, 8, 9 को एक्सप्लेन कर दिया था। ये आप सेकेंड ईयर में जाके पढ़ेंगे, इनका जिक्र अभी इसमें नहीं है, लेकिन मैं बता दूं आपको। मैक्स प्लांक थ्योरी। ये मॉडर्न फ्रिज कहलाती है मैक्स प्लांक थ्योरी। सारे मॉडर्न फ्रिज के एक्सपेरिमेंट हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 7, 8 और 9। इन्होंने भी यही कहा कि लाइट इज़ नॉट अ वेव बट अ पार्टिकल। और पार्टिकल मानते हुए इन्होंने जो है वो क्या किया, लाइट इज कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स को उन्होंने कहा क्वांटा, पैकेट ऑफ एनर्जी। इसी को आइंस्टाइन ने कहा फोटोन, कि लाइट टाइनी पार्टिकल्स या पैकेट्स पे डिपेंड करती है, उसको हम क्या कहते हैं। मैक्स प्लांक ने कहा था उसको क्वांटा, लेकिन आइंस्टाइन ने कहा था फोटोन। और इस थ्योरी पर कि लाइट जो है वो इज़ नॉट अ वेव, ये वेव नहीं है, ये एक पैकेट है। इस पर इन्होंने जो साबित किया एक्सपेरिमेंट वो क्या हुए, यानी इनकी इस थ्योरी ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट को सही साबित किया भाई। तो देखते हैं भाई, इनकी इस थ्योरी ने बेटा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को 2, 3, 7, 8, 9 सबको करेक्ट साबित कर दिया था। लेकिन अगेन इनकी थ्योरी क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट नंबर 4, 5 और 6 को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो यहाँ पे साइंटिस्ट बड़ा परेशान हो गए, भाई हम क्या करें कि लाइट की क्या फितरत है, लाइट क्या वेव है या पार्टिकल है। ये कहने के पैकेट है, बंडल ऑफ एनर्जी, पार्टिकल है, वो कहने के वेव है। तो यहाँ पे फिर बेटा ये आखिर में फिर ये थ्योरी है कि लाइट जो है उसके दो नेचर हैं, कभी कभार वो वेव बन जाती है, कभी कभार वो पार्टिकल बन जाती है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि लाइट है, इसको फिर थ्योरी है, इसको हम कहते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। इसके बाद आई थी ये क्वांटम थ्योरी कि लाइट हैज़ डुअल नेचर। ये बहुत आता है एग्जाम में, देखा है भी मैंने अभी आपको। लाइट की दोहरी शख्सियत है, स्प्लिट पर्सनैलिटी है, कभी कभार ये वेव बन जाती है, कभी कभार ये पार्टिकल। जब ये वेव बिहेव करेगी तो इन एक्सपेरिमेंट्स को साबित कर देगी, अभी पढ़ा हमने। और जब ये पार्टिकल बनेगी तो ये फोटो इलेक्ट्रिक, कॉम्पटन इफेक्ट
इन सबको साबित कर दी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, E=hf, जो कि आप सेकेंड ईयर में जाके पढ़ेंगे बस। और यहाँ पे h जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है। ये थ्योरी कहलाती है लाइट की डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो यहाँ तक लाइट की सारी बातें आपको समझ में आ गई बेटा। ये थ्योरीज थी एग्ज़ाम में, इनकी सिर्फ इम्पॉर्टेंस जो है वो कहाँ तक है, सिर्फ और सिर्फ MCQs तक है, मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। ठीक है बेटा। तो जो क्वांटम थ्योरी आई थी उसने क्या कहा था कि लाइट हैज़ डुअल नेचर। लाइट हैज़ डुअल नेचर। पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। पार्टिकल नेचर पे कौन से एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किए थे इसने? एक्सपेरिमेंट 7, 8, 9। और वेव पे कौन से किए थे? एक्सपेरिमेंट नंबर 4, 5 और 6। याद रहेगी ये बात। तो हमें लाइट का अभी तक कोई सिंगल मॉडल नहीं मिला है। लाइट के 2 मॉडल्स हैं, पार्टिकल नेचर या वेव नेचर। हमें फ़िलहाल जो फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, हमें अब सिर्फ़ और सिर्फ ये पढ़ना है, एक्सपेरिमेंट नंबर 4, 5 और 6। हमें ना ये पढ़ना है ना ये पढ़ना है। तो ये हमारा कोर्स जो है वो सिर्फ इतने पर है बेटा। क्लियर हो गई बात? हम लाइट का अभी जो पढ़ेंगे वो क्या मान के पढ़ेंगे कि लाइट इज़ अ वेव। फर्स्ट ईयर में ना हम लोग अभी वेव नेचर पढ़ेंगे। ठीक है जी, शुरुआत करें अब। चैप्टर अभी तक शुरू नहीं हुआ था, अब शुरू होगा चैप्टर। जी सर। अच्छा जी, तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट के। देखें छोटी छोटी डेफिनेशन है, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, जल्दी इनको एक्सेप्ट करेगा। सबसे पहले बात आती है वेव फ्रंट की। ये डेफिनेशन शायद एग्ज़ाम में आ जाए, वैसे तो बहुत मुश्किल है, कि वेव फ्रंट होते क्या हैं। अब वेव फ्रंट को समझने के लिए देखते हैं बेटा, वेव फ्रंट का मतलब, वेव को अगर आप फ्रंट से आके देखें तो वेव कैसी नज़र आएगी। जैसे पानी में आप देखते हैं, थोड़ा सा मैं रिव्यू करूँगा चैप्टर नंबर 8 को, मैं आपको सारी बातें पहले बता चुका हूँ इससे। बेटा मैंने आपको बताया था कि एक वेव होती है, वो इस तरह से चलती है, क्रस्ट एंड ट्रफ। तो एक वेव को अगर मैं यूँ बना लूँ साइकिल में, तो आपको पता है यहाँ पे एंगल 0, 90, 180, 270 और फिर यहाँ पे हो जाता है 360 डिग्री। और इसको अगर मैं यूँ मोड़ दूँ तो ये वेव पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो वेव जैसा साइकिल, एक साइकिल है, और इसकी वेवलेंथ कितनी होती है बेटा? लैम्डा होती है। और इसका एंगल कितना होता है यहाँ तक? 360 डिग्री होता है या फिर 2 पाई होता है रेडियन। अच्छा जी, तो बेटा वेव फ्रंट क्या होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर एक पानी में हम पत्थर को ड्रॉप करते हैं, स्टोन को भी ड्रॉप स्टोन इन वाटर, तो बेटा क्या होता है, उसके यूँ रिपल्स बनते हैं, ये वेव बने। तो ये वेव ट्रैवल कर रही है आगे। तो वेव बेटा हर तरफ ट्रैवल करती है, नहीं सिर्फ इस तरफ जा रही होगी। तो ये कैसे जा रही होती है? ये इसके क्रस्ट होते हैं, इस तरह से देखें, वेव यूँ जा रही होती है। यानी कि ये इसका क्रस्ट होगा, ये ट्रफ हो जाएगा, ये क्रस्ट होगा, ये ट्रफ हो जाएगा, ये क्रस्ट होगा, ये ट्रफ हो जाएगा। हर तरफ ट्रैवल कर रही है वेव। यहाँ भी जा रही है वेव, इधर भी जा रही है, 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 हर तरफ जा रही है। समझ आई बात? तो वेव फ्रंट हम किसे कहते हैं कि मिसाल के तौर पे ये एक पॉइंट सोर्स है, यहाँ से एक वेव निकली। अब गौर से देखिएगा इसको, ये वेव निकली यहाँ से, ये इसका क्रस्ट आ गया। क्या आ गया? क्रस्ट। और ये इसका आ गया ट्रफ।
सिमिलरली ये वेव यहाँ से भी निकली, तो इसका क्रस्ट आ गया और इसका क्या आ गया, ट्रफ आ गया। सिमिलरली ये वेव यहाँ से भी निकली, ये इसका क्रस्ट आ गया और इसका ट्रफ आ गया। सिमिलरली ये वेव यहाँ से भी निकली, तो ये इसका क्या आ गया हमारे पास, ये क्रस्ट आ गया और ये ट्रफ आ गया मिसाल के तौर पर। तो देखें ये जो पॉइंट है, इस क्रस्ट का एंगल कितना है 90, इसका भी कितना एंगल है 90, इसका भी कितना एंगल है 90, इसका भी कितना एंगल है 90। तो वो पॉइंट्स जो सेम फेज़ में वाइब्रेट कर रहे हों, सेम एंगल, फेज़ का मतलब एंगल होता है, बात पहले बता चुका हूँ। तो बेटा अगर ये सारे पॉइंट्स सेम एंगल पे वाइब्रेट कर रहे हैं, इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं कंबाइन कर दूं, इस तरीके से मर्ज कर दूं, जस्ट लाइक दिस, तो ये क्या कहलाएगा, वेव फ्रंट कहलाएगा। वो वाइब्रेटिंग पॉइंट, यानी इस जो मूविंग पॉइंट को हम लोकस कहते हैं, क्या कहते हैं, लोकस। लोकस का मतलब कोई भी पॉइंट जो मूव कर रहा हो। ऑल मूविंग पॉइंट्स, तो ऑल मूविंग पॉइंट नहीं कहूँगा बेटा, मैं कहूँगा ऑल लोकस वाइब्रेट एट सेम एंगल आर कॉल्ड वेव फ्रंट। यानी कि जो वेव फ्रंट निकल रहे हैं बेटा, यानी कि लहर जो बनती है पानी में, तो बेटा इसका एंगल भी 90 होता है, इसका एंगल भी 90 होता है, इसका एंगल भी 90 होता है, इसका एंगल भी 90 होता है। अब अगर मैं इस पॉइंट पे आऊँ तो इसका एंगल कितना है 270, इसका कितना है 270, इसका कितना होगा 270, इसका भी कितना होगा 270। इनको मैं कंबाइन कर दूँ तो ये सेकंड वेव फ्रंट आ जाएगा। तो वो सारे लोकस ऑफ पॉइंट जो सेम एंगल पर वाइब्रेट कर रहे हैं आर कॉल्ड वेव फ्रंट। उन्हें हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन समझ में आई या कोई प्रॉब्लम है? जी सर आ गई। आयशा? जी सर आ गई। ठीक है, बस इससे ज़्यादा इसकी बेटा सिग्निफिकेंस नहीं है कि अ सरफेस पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑफ वेव हैविंग सेम फेस। ऐसी सरफेस जो क्या हो, जिस पे सारे पॉइंट जो वाइब्रेट हो रहे हैं उनका एंगल कितना हो, सेम हो, उसको हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। इसको लोकस की फॉर्म में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन हमने इस तरह से कर दिया है, मैंने लोकस की जगह जो है वो सरफेस लिख दिया है कि अगर एक सरफेस में पास कर दूं, मिसाल के तौर पर जैसे पानी में लहरें बन रही हैं, वेव फ्रंट पे हम नेट पे भी देख सकते हैं, बहुत हमें अच्छी अच्छी वो मिल जाएंगी, लेकिन टाइम थोड़ा सा लग जाएगा हमारा। ठीक है जी, तो यही बेटा कहलाते हैं हमारे पास वेव फ्रंट्स कहलाते हैं। अब वेव फ्रंट्स में आपको थोड़ा सा मुझे बताना होगा कि रे और बीम। ठीक है, अ सरफेस पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑफ वेव, एक ऐसा पॉइंट जो वेव पे आप पास करें जिसका एंगल क्या हो, सेम हो। तो बेटा वही तो किया हमने यहाँ पे, हमने क्या किया कि ये लहर बन रही थी, सॉरी ये वेव्स बन रही थी, इन सब के एक पॉइंट से हमने एक सरफेस को पास किया जिनका एंगल क्या था, सेम था, तो वो क्या बन गया, वेव फ्रंट बन गया। इससे करेंगे सेकंड वेव फ्रंट बन जाएगा, इससे करेंगे तीसरा वेव फ्रंट बन जाएगा। तो जो पहले वेव फ्रंट होते हैं, ये वेव फ्रंट इस तरह से चलते रहते हैं आगे, आपने देखा होगा। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? जी सर। इसका कोई एमसीक्यू आया हुआ है वेव फ्रंट का, दिखाता हूँ आपको। देखें ये आया हुआ है, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट हैविंग सेम फेस, क्या होगा भाई, वेव फ्रंट। ठीक है जी। लोकस का मतलब मूविंग पॉइंट, क्योंकि वेव मूव कर रही है ना, लेकिन वैसा मूविंग पॉइंट हो जो सबका, जिस पे सबका एंगल क्या आ रहा हो, 90 आ रहा हो, 180 आ रहा हो, 270 आ रहा हो, कोई भी एंगल हो, तो वो वेव फ्रंट कहलाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है जी, तो ये भी हमारा क्लियर हो गया पॉइंट। अच्छा जी,
अब आते हैं आगे। अभी तो हमने चैप्टर सही से स्टार्ट नहीं हुआ है। जिस चीज़ से मुझे लाना है ना उस पर अभी तक हम नहीं आए। जिस पे जैसे ही हम उस पर आएंगे फिर तो चैप्टर यूँ बहुत स्पीड से चलेगा। अब बेटा वेव फ्रंट आपने देखा होगा कि जब पानी के वेव फ्रंट निकलते हैं, पानी में पत्थर को फेंका तो ये वेव फ्रंट निकलना शुरू हो गए। ठीक है जी। कभी गौर किया जब बहुत दूर चले आते हैं तो ये वेव फ्रंट्स यूँ हो जाते हैं, पानी की लहर बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, बारिश होती गई, पानी में टायर पड़ता है, गाड़ी के ऊपर टायर पड़ता है, देखा होगा रिपल्स बनते हैं, सर्कुलर होते हैं, आगे जाके क्या हो जाते हैं, प्लेन हो जाते हैं। तो शुरू में क्या है ये सर्कुलर है, अगर 2D है तो, और अगर 3D होगी तो स्फेरिकल कहलाएंगे। तो स्टार्टिंग जब सोर्स से निकलते हैं ये वेव फ्रंट तो बेटा कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। अगर वो जैसे पानी की बात करूँ, पानी बेटा 2 डायमेंशन पे ट्रैवल कर रहा होता है तो वो सर्कुलर होंगे। और अगर इसकी बात करूँ लाइट की, तो लाइट के कैसे होंगे, स्फेरिकल होंगे। लेकिन आगे जाने के बाद दूर फार अवे क्या हो जाएंगे, वो प्लेन वेव फ्रंट्स हो जाएंगे। तो ये बात समझ में आ गई कि लहरें दूर जाने के बाद क्या हो जाती हैं, उनके वेव फ्रंट्स कैसे हो जाते हैं, प्लेन। और स्टार्टिंग में कैसे होते हैं, जब सोर्स से निकलते हैं तो सर्कुलर होते हैं। इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं आई थी। तो बेटा टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स हमारे पास सर्कुलर होते हैं या प्लेन होते हैं। अ लेंस कैन बी यूज टू चेंज द वेव फ्रंट फ्रॉम प्लेन वेव फ्रंट टू सर्कुलर वेव फ्रंट। हम लेंस यूज़ कर लेते हैं, जैसे हमने देखेंगे कॉनकेव लेंस यूज़ किया हुआ है, ये आगे जाके तफसील से देखेंगे इन बातों को। तो उससे हम वेव फ्रंट्स को जो है वो डाइवर्ज कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, स्फेरिकल हो जाएंगे। कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे तो प्लेन वेव फ्रंट को क्या कर देता है, सर्कुलर कर देता है। ठीक है जी। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स क्या होते हैं, जो का स्फेरिकल वेव होता है। फॉर एग्जांपल किसी पॉइंट सोर्स से जब लाइट निकल रही हो तो वो क्या बनाएगी, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगी। अब इसका क्या मतलब है, इसको ज़रा गौर से सुनिए। ये पॉइंट सोर्स वर्ड आया है यहाँ पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट सोर्स। सर मतलब उस पॉइंट से, मतलब जब पत्थर जैसे पानी में डालते हैं वो, हाँ वो एक पॉइंट होता है। अब आप पानी में पत्थर की जगह एक डंडा फेंकें, स्केल फेंकें, तो स्केल के वेव फ्रंट कैसे होंगे, स्फेरिकल होंगे, फिर प्लेन हो जाएंगे। दिखाता हूँ मैं आपको, मतलब देखें बेटा ये थी पॉइंट सोर्स। अब इसकी जगह अगर मैं एक ट्यूबलाइट्स की बात कर लूँ, मैंने पानी में जो है वो क्या फेंक दिया, एक रॉड फेंक दी। रॉड को जब मैं डिस्टर्ब करूँगा तो इसके वेव फ्रंट कैसे निकलेंगे, यूँ निकलेंगे। ठीक है। और पॉइंट सोर्स से हमेशा कैसे निकलते हैं वेव फ्रंट, सर्कुलर निकलते हैं। और अगर कोई आपके पास प्लेन सोर्स हो, जैसे प्लेन सोर्स है, तो इसके कैसे निकलेंगे, प्लेन वेव फ्रंट निकलेंगे। यकीन नहीं हो तो पानी में पता क्या करेगा, पानी में एक मार्कर रख के डिप करेगा इस तरह से। बॉटल रिपल एक्सपेरिमेंट बड़ा मशहूर है, इस पर देख सकते हैं हम लोग। प्लेन वेव फ्रंट सोर्स। ठीक है, ये देखें लाइट कैसी है यहाँ पे, ये भी देख सकते हैं। Hi students, this animation and description would help you to learn physics even more easier and better. With same velocity.
every particle on the surface vibrates. At any instant, a photograph of the surface of water would show circular rings on which the disturbance is maximum. It is clear that all the particles on such a circle are vibrating in phase from the source, which envelopes the particles that are in the same state of vibration as known particles of the medium. Light at a finite distance in an isotropic medium. A point source of light in an isotropic medium at infinite distance. देखें The surface of light such as अगर लाइट a इस्तेमाल की हो slit हमारे पास illuminated by a प्लेन, lamp तो इसके will जो वेव give फ्रंट्स rise होंगे to- बेटा वो कैसे होंगे? प्लेन वेव फ्रंट्स जी। जाएंगे आगे। Please subscribe this channel for दूसरी more दिखाता हूँ मैं, इतनी अच्छी नहीं थी ये। ஹாய் ஆல், உங்கள் அனைவரையும் எங்கள் தமிழ் ஃபிசிக்ஸ் சேனலுக்கு ये देखें, ये वेव फ्रंट्स में आपको प्लेन नज़र आएंगे। Wave optics. In the previous chapter, ray optics ये देखें, mentions. ये देखें स्फेरिकल वेव निकल रही है। Similarly, स्फेरिकल वेव a फ्रंट बन line रही है। source draw a tangent at a point. Christian Huygens spherical waves in 3 dimensions. Similarly, अब a ये प्लेन line वेव फ्रंट source होंगे। like fluorescent tube and linear slits will generate wavefronts that are cylindrical in shape. A plane wavefront can be produced by any source located at far distances from the source. Best example is the plane waves which arrive from the sun. At large distances, a small portion of a spherical wavefront appears to be a plane wavefront. लेकिन दूर डिस्टेंस पे आके वेव फ्रंट कैसे हो जाते हैं बेटा? प्लेन हो जाते हैं। जब ये निकले सोर्स में से, भले सोर्स वैसी थी तो सिलिंड्रिकल फॉर्म में थे। And linear slits will generate. ठीक है, क्लियर हुई बात यहाँ तक? जी सर। तो बेटा प्लेन वेव फ्रंट क्या होते हैं? अगर प्लेन सरफेस से जो वेव फ्रंट निकलते हैं उनको हम प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं, लेकिन शुरू में वो भी सिलिंड्रिकल फॉर्म में होते हैं, फिर वो दूर जाके प्लेन हो जाते हैं। अच्छा, जब हम आते हैं इस पर हाइजन वेव थ्योरी पर, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। इसकी मैं ये आपसे एक जो एनिमेशन मैंने चलाई ये भी शेयर कर देता हूँ। ये अच्छी एनिमेशन है। इसको देख लीजिएगा बाद में। अच्छा बेटा, हाइजन ने कहा था कि ऑल पॉइंट्स ऑन अ गिवन वेव फ्रंट आर टेकन एज अ पॉइंट सोर्स। यानी लाइट के वेव फ्रंट में और पानी के वेव फ्रंट में थोड़ा सा फ़र्क होता है। अभी हम लाइट के वेव फ्रंट्स को डिफाइन कर रहे हैं। देखिए, पानी में, वाटर में क्या होता है, वाटर को भी अगर आप एक्सपेरिमेंटली देखें, जैसे कहीं पानी की लहरें निकल रही हैं, ये वाटर वेव हैं। पानी की लहरों को भी बेटा अगर हम किसी रुकावट से गुजारने से, मैं इनको यहाँ से गुजार दूँ, आगे अगर इस तरह से पॉइंट दे दूँ, एक ये रुकावट है, ये ओपनिंग है और ये ओपनिंग है, तो होता क्या है कि यहाँ से ये वेव फ्रंट्स यूँ बनना शुरू हो जाएंगे। यानी ये रही प्राइमरी वेव और ये 2 सेकेंडरी वेव में क्या हो गई, वेव फ्रंट्स में क्या हो गई, डिवाइड हो गई। ये पानी की वेव थी, पानी को किसी अगर रुकावट से आप गुजारेंगे तो लहरें टूट जाएंगी वहाँ पर, कि यहाँ ये लहरें रुकी, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, दोबारा स्फेरिकल वेव फ्रंट बनना शुरू हो गया। तो वाटर में बहुत कॉमन सी बात होती है, ठीक है। लेकिन लाइट में क्या होता है, लाइट में थोड़ा सा बात अलग है। लाइट का जो वेव फ्रंट निकल रहा होता है, ऐसे लाइट का वेव फ्रंट निकल रहा है, लाइट की बात कर रहे हैं, ये बल्ब है कोई, तो लाइट का बेटा हर पॉइंट
एक सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाता है। उसको बनाने का तरीका क्या बताया था उन्होंने, हाइजन ने, इन्होंने कहा था कि आप एक डिस्टेंस डी पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें और एक सर्कल बना दें, तो ये पॉइंट जो है वो सेकेंडरी वेव फ्रंट कहलाएगा, सेकेंड वेव फ्रंट कहलाएगा, जिसको हम वेवलेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेवलेट। पानी में ऐसा नहीं कि पानी की लहर निकल रही तो अभी से सेकेंडरी वेव फ्रंट बनना शुरू होगा, ऐसा नहीं होता पानी में, लेकिन लाइट में ऐसा होता है। अब उन्होंने इस थ्योरी को कहा था, इसमें वीडियो देखिएगा तो उसमें भी आपको बात समझ में आएगी कि ईच पॉइंट ऑन अ फर्स्ट वेव फ्रंट विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकेंड वेव फ्रंट। यानी ये वेव फ्रंट थोड़ी देर बाद जाके फिर एक वेव फ्रंट बनाएगा स्फेरिकल, यूँ बना देगा, यूँ बना देगा, यूँ बना देगा। यहाँ पे भी देख लीजिए इसको अगर चाहें तो आप। ये देखिए, on the wave front moves outwards is called speed of the wave. Now draw a tangent at a point on the wave front, then a line drawn देखिए इन्होंने टेंजेंट ड्रॉ किया, अब ये लाइन ड्रॉ करें बताने के सेकंड वेव फ्रंट कैसे निकलेंगे। on perpendicular to the tangent at that point is called a ray. The ray is the direction along which the energy of the wave travels. Christian Huygens applied the same theory to the light and proposed that light travels in the form of waves. A point source generates spherical waves in 3 dimensions. ये देखिए यहाँ पे ये बात, Generates a spherical wavefront ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बना, ये फर्स्ट वेव फ्रंट है। AB traveling away from S. Now, according to Huygens' principle, each point along the wavefront AB is the source of new disturbance. अब इन्होंने कहा कि ये जो हर पॉइंट है इस पर वेव फ्रंट के ऊपर, ये एक सोर्स है कि यहाँ से सेकेंडरी वेव फ्रंट्स जनरेट होंगे ऑटोमेटिकली। ये पानी में नहीं होता, वाटर की एक लहर जा रही होती तो वैसी जाती रहती है, ऐसा नहीं कि वो टूट टूट के अपनी नई वेव बनाती जाए, लेकिन ये लाइट में हो रहा होता है। And spherical secondary wave देखें इन्होंने कहा कि हर पॉइंट जो है वो स्फेरिकल सेकेंडरी वेव की एक सोर्स बनेगा, ओरिजिन बनेगा। waves originate from these points which spread out in the forward direction. These secondary waves are called as wavelets. इन सेकेंडरी वेव फ्रंट्स को उन्होंने क्या कहा? वेवलेट्स। और इनकी आप पोजीशन कैसे लोकेट करेंगे कि आपने स्फेयर बना दिए सेम डिस्टेंस के, इन सोर्स के ऊपर कंपास रख के, अब इन सब के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो एक सर्कल आ जाएगा। If we assume that the medium is isotropic, then the velocity of wavelets will be same in all वेलोसिटी भी रहेगी directions. इनकी सबकी सेम, The इस radius डायरेक्शन of में रेडियस भी सेम secondary रहेगा। wavelets is given by r is equal to v into t. Now, if we draw a tangent to all देखें अब इन सब पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं ताकि सेकेंडरी वेव फ्रंट, जिसको वेवलेट कहते हैं, उसकी हमें लोकेशन पता चल जाए। these waves, we will get the position of the new wavefront A dash B dash. When time t is equal to 0, the radius of secondary wavelets will be equal to 0. It represents the initial position ये of इनिशियल the पोजीशन wave. है वेव की। When time t is equal to tau, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? सेकेंडरी वेव फ्रंट आ जाएगी। the radius of the secondary wavelets will be equal to v into tau, and this will be the new position of the wave. In the similar manner, we can determine the shape of the wavefront of a plane wave going प्लेन वेव का भी इन्होंने ऐसे ही किया। प्लेन वेव फ्रंट अगर लाइट ट्यूबलाइट से अगर लाइट रे निकल रही है तो उसके प्लेन वेव फ्रंट कैसे होंगे? इस तरह के through होंगे। a medium आपने स्फेयर बनाए कि हर पॉइंट से जो है बल्ब के हर वो लाइट, जो ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट के हर पॉइंट से जो है वो सोर्स के आपने स्फेयर बना दिए सेकेंडरी in वेवलेट के। forward direction. इन पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो सबका टेंजेंट सेम आ जाएगा। Unfortunately, there is one problem with this theory. Since the secondary wavelets are spherical, it will not only generate
forward wavefront, it will also generate backward wavefront. But in अब ये practice, थोड़ी सी we ज़्यादा बताने, इतना आगे जाने की हम लोग को ज़रूरत नहीं फिलहाल। ठीक है जी। तो बेटा यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो सेकेंडरी वेव फ्रंट के सोर्स क्या होंगे, इसी वेव फ्रंट के ऊपर जो पहला आपका वेव फ्रंट होता है लाइट का, उसके हर पॉइंट सेकेंडरी वेव फ्रंट को बनाएगा। कैसे? आपने एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया वहाँ पे एक डिस्टेंस का, फिर इस डिस्टेंस पे जब आप टेंजेंट लेंगे तो थोड़ी देर बाद ये लाइट का जो सेकंड वेव फ्रंट बनेगा, ये सेकंड वेव फ्रंट बना है जिसको हम वेवलेट कहते हैं, वो आपको उसकी पोजीशन मिल जाएगी। तो ये हाइजन ने ये थ्योरी बताई थी कि ऑल पॉइंट्स ऑन अ गिवन वेव फ्रंट टेकन एज अ सोर्स, जो हर पॉइंट है वो टेकन एज अ सोर्स कहलाएंगे। ये प्लेन का बताया है और ये सर्कुलर का बताया है। प्रोडक्शन ऑफ स्फेरिकल सेकेंडरी वेव फ्रंट बताएंगे, वो उनको हम वेवलेट कहते हैं। और उनकी डायरेक्शन आप कैसे बताएंगे कि उन सारे जो आपने बनाए हैं स्फेरिकल सेकेंडरी वेव फ्रंट्स बनाए हैं, उनके ऊपर अगर आप टेंजेंट ले लेंगे तो आपको सेकेंडरी वेवलेट मिल जाएगी, विच प्रोपोगेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक वेव आफ्टर समटाइम्स हैज़ एनवेलप अ न्यू पोजिशन एंड अ न्यू वेव फ्रंट विद द सरफेस टेंजेंट टू द वेवलेट। ये बात समझ में आ गई कि प्राइमरी से सेकेंडरी वेव फ्रंट कैसे बनेंगे। थोड़ी देर बाद आप क्या करेंगे, उसी सोर्स पर रखकर एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे सेम डिस्टेंस के, फिर उस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, तो आपके पास सेकेंडरी या न्यू वेव फ्रंट आ जाएगा। क्लियर है? इसको पढ़ लीजिएगा, ये थ्योरी कभी कभार आया थी एग्जाम में। 2 पॉइंट्स आपको थोड़ा सा रटने पड़ेंगे, ये थोड़ी सी ज़रा फजूल चीज़ थी यहाँ पे और बोरिंग भी थी। अब इसके बाद हमारा चैप्टर सही से स्टार्ट होगा। फिर रे ऑफ लाइट क्या है, बीम ऑफ लाइट क्या है, ये भी सुन लीजिए कि वेव फ्रंट के अगर आप पैरेलल या उसे टेंजेंट डाल के उसको एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दें तो वो लाइन कहलाती है रे, यानी कि मतलब इसका ये है, जैसे बेटा ये हमारे पास वेव फ्रंट्स हैं, ये यूँ निकलना है सर्कल में, पानी की लहरें यूँ निकल रही हैं। लेकिन चैप्टर नंबर 10 में हम रे ऑफ लाइट पढ़ते हैं। तो रे ऑफ लाइट कैसे आएगी, मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, इस टेंजेंट के ऊपर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दिया 90 डिग्री, तो ये लाइन जो है, ये लाइन इमेजिनरी लाइन है, ये वैसे इसको हम क्या कहते हैं, रे ऑफ लाइट। इधर आऊँगा इस पॉइंट पे, रे ऑफ लाइट कैसे जाएगी, टेंजेंट ड्रॉ किया, फिर टेंजेंट पे 90 डिग्री ड्रॉ किया, तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट इधर जा रही होगी। इस पॉइंट पे आऊँगा, यहाँ पे टेंजेंट यूँ आ गया, इस पे आपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया 90 डिग्री जो बना है इससे, ये कहलाएगी रे ऑफ लाइट। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जब हम चैप्टर 10 में जाएंगे तो हम वहाँ पे लाइट की रेज़ की फॉर्म में पढ़ेंगे, और कई सारी रेज़ अगर इस तरह से मिल जाएं आपस में तो इसको हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। ठीक है जी। तो दोबारा एक बार मैं हाइजन प्रिंसिपल बता रहा हूँ, उसको सुन लीजिए। हाइजन प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि जो आपका प्राइमरी वेव फ्रंट होता है उस पर डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं वो सेकेंडरी वेव फ्रंट की सोर्स कहलाते हैं। सोर्स को आप कैसे ड्रॉ करेंगे कि आप उस पर एक डिस्टेंस यानी डिस्टेंस डी पर रख के एक स्फीयर बना देंगे, डिस्टेंस डी रख के स्फीयर बना देंगे, स्फीयर बना देंगे, स्फीयर बना देंगे, स्फीयर बना देंगे, और फिर इन सब पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। इन टेंजेंट को ज्वाइन कर देंगे तो आपको सेकेंडरी वेव फ्रंट यानी कि वेवलेट मिल जाएगा। यानी कि आप चाहें कि लाइट वेव फ्रंट यहाँ थे तो 10 सेकंड के बाद वो कहाँ होंगे, तो उसकी लोकेशन आप इस तरह से ड्रॉ करते हैं। क्लियर है बात? ठीक है जी। अब मैं आ रहा हूँ इंटरफेरेंस पे। यहाँ से समझ लें आपका चैप्टर सही से स्टार्ट होगा। और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है इसको ज़रा सुन लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं। ये रब कर दूँ? सारी बातें समझ में आ गई? जी सर। अच्छा, हाइजीन के ऊपर कोई एमसीक्यू आया हुआ है तो वो भी देख लेते हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं, हमने सारी बातें पढ़ ली इनकी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये वाला ही पॉइंट हो गया था, ये भी हो गया था।
अच्छा जी, लाइट पजेज, ठीक है, ये भी हो गया, लोकस भी हो गया। विच इज़ नॉट अ इलेक्ट्रोमैटिक वेव, कौन सी बेटा? साउंड वेव इज़ नॉट अ इलेक्ट्रोमैटिक वेव। ठीक है जी, याद रहेगी बात, साउंड मैकेनिकल वेव है। लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, उसकी स्पीड भी चेंज होती है, वेवलेंथ भी चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। अच्छा जी, मोनोक्रोमेटिक, ठीक है ठीक है ठीक है। एट वेरी लार्ज डिस्टेंस पॉइंट सोर्स क्या बन जाएगी? प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगी। द प्रेजेंट आइडिया अबाउट नेचर ऑफ लाइट इज़ डुअल, ठीक है जी। आइंस्टाइन ने क्या कहा था? फोटोन कहा था लाइट के पैकेट को। होमोजीनियस मीडियम में ये स्फेरिकल वेव फ्रंट रहते हैं। लाइट के कैसे रहते हैं वेव फ्रंट? स्फेरिकल रहते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे आते हैं, ज़रा सा इंटरफेरेंस का पढ़ लेते हैं, फिर आज की क्लास एंड करते हैं। तो बेटा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की अब हम बात करेंगे। तो बेटा लाइट के इंटरफेरेंस के लिए, इंटरफेरेंस जो हम कहते हैं, क्या कहते हैं लाइट का इंटरफेरेंस, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक। पहले लाइट के इंटरफेरेंस को पढ़ लेते हैं, ठीक है? नहीं, पहले हमें वो पढ़ना पड़ेगा। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बेटा क्या होता है कि मान लीजिए दो लाइट वेव्स हैं, जैसे समंदर में दो लहरें बन रही हैं। द प्रोसेस इन विच light waves cancel or enhance their effect. Intensities is called interference. वो मैकेनिज्म जिसमें लाइट वेव्स आपस में क्या करें, एक दूसरे को या तो कैंसिल कर दें या फिर इन्हेंस करें, उस मैकेनिज्म को बेटा हम क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस कहते हैं। मकसद क्या है इस बात का, इसको ज़रा समझते हैं। तो दो तरह के हमारे पास इंटरफेरेंस होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव। तो बेटा पहले मैं कंस्ट्रक्टिव बता रहा हूँ, उसको गौर से देखिएगा। तो मान लीजिए समंदर में जैसे दो लहरें बन रही हैं, ये फर्स्ट वेव है हमारे पास, ये सेकंड वेव है। ये बेटा फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है। समंदर में दो लहरें बनी, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें इनका एक नेट इफ़ेक्ट नज़र आया। नेट इफ़ेक्ट कैसे नज़र आया? नेट इफ़ेक्ट। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपके पहली वेव का क्रस्ट सेकंड वेव के क्रस्ट पे आ रहा है, ट्रफ पे आ रहा है, क्रस्ट पे आ रहा है, ट्रफ पे आ रहा है। तो जब इनका रिजल्टेंट बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, इन दोनों के इफ़ेक्ट आपस में ऐड हो जाते हैं। ऐड का मतलब इन्हेंस हो गए इफ़ेक्ट। तो आपको जो टोटल फाइनल वेव नज़र आएगी वो कैसे नज़र आएगी, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये वेव नज़र आएगी ये। तो यहाँ इन दोनों वेव ने एक दूसरे को क्या किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, ऐड किया है। अगर ये 5 था और ये 5 था, यही 5 था, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -10। ये कितना हो जाएगा, 10। तो वो इंटरफेरेंस जिसमें दो लाइट वेव्स आपस में मिक्सड होकर अपनी इंटेंसिटी, अपना एम्पलीट्यूड बढ़ाएं, उस इंटरफेरेंस को बेटा हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये बात याद रहेगी।
Okay, if crust of one wave fall on the crust of second wave and they mixed up or superimpose each other, then what will happen? They produce constructive interference. क्लियर है बात? देख सकते हैं आप यहाँ पे क्रस्ट पे क्रस्ट, ट्रफ पे ट्रफ ऐड हुआ तो क्या हुआ? रिजल्टेंट नेट रिजल्ट क्या आ गया? बढ़ के आ गया। तो इंटरफेरेंस कौन सा हुआ? यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। ओके, क्लियर है बात? हाँ बेटा, मुझे आवाज़ नहीं आ जी रही। सर, जी सर क्लियर है। अच्छा जी, अब इसी में मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बता रहा हूँ। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में लाइट एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, यानी कि नो लाइट, आखिर में कोई लाइट नहीं मिलेगी। इंटरफेरेंस यानी कि अब वेव इस तरह से आ रही होंगी, कि दो वेव ऐसे आपस में मिक्सअप हो रही हैं कि क्रस्ट, ये फर्स्ट वेव है, ये आगे सेकंड वेव, ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ। तो बेटा क्रस्ट पे कौन गिर रहा है? क्रस्ट पे ट्रफ आ रहा है, और ट्रफ पे क्रस्ट आ रहा है, फिर क्रस्ट पे कौन आ रहा है? ट्रफ आ रहा है। तो अगर क्रस्ट पे ट्रफ आए, ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है, इनका जो आपको नेट रिज़ल्ट मिलेगा, तो अगर मान लें मिसाल के तौर पर ये आपके पास कितनी है बेटा? ये 5 है और ये कितनी है? -4 है। तो क्या मिलेगा रिजल्टेंट इफेक्ट? रिजल्टेंट इफेक्ट में आपको 5 में से 4 गए तो क्या मिलेगा? थोड़ा सा पोर्शन इसका मिल जाएगा, इसका मिल जाएगा, इसका मिल जाएगा, इसका मिल जाएगा, इसका मिल जाएगा। तो यहाँ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं इफेक्ट को। लाइट एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रही है? कैंसिल कर रही है। तो इंटरफेरेंस क्या कहलाता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन इंटरफेरेंस हमेशा जब होता है जब दोनों चीज़ें सेम हो। तो ये भी बेटा -5 होगा लाइट का इंटरफेरेंस। तो जब ये +5 और -5 एक दूसरे को पूरा कैंसिल कर देंगे तो आखिर में आपको क्या मिलेगी यहाँ पर? बताएं। स्ट्रेट लाइन मिलेगी सर? नो वेव, नो लाइट, अच्छा, नो वेव। ये इसको हम डार्क कहते हैं, डार्क इंटरफेरेंस। ये ब्राइट होता है, यहाँ लाइट बढ़ जाती है, लाइट की रोशनी बढ़ गई, यहाँ लाइट की रोशनी ख़त्म हो गई, डिम हो गई। ठीक है जी। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। अभी मैंने सब आपको बताया है। अब इसकी कंडीशन सुन लीजिए, कंडीशन क्या होती है इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस होने के लिए बेटा 2 कंडीशन होती है कि लाइट जो है वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल कलर सिंगल वेवलेंथ। ये एग्जाम में आती है बात। क्या मतलब है इसका? सिंगल वेवलेंथ, यानी आप वाइट लाइट से इंटरफेरेंस नहीं करा सकते हैं, नहीं मिलेगा आपको। इंटरफेरेंस कराने हैं तो सिंगल कलर लें, या तो रेड लाइट लें, ब्लू लें, येलो लें, ग्रीन लें, कोई एक कलर लें। पहली बात, ठीक है जी। दूसरी बात बहुत अहम है और बहुत डिटेल्ड है। इनमें बेटा फेस कोहेरेंस होना चाहिए। लाइट रेज शुड बी कोहेरेंट। ये बहुत मुश्किल चीज़ होती है। मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी, पार्ट डिफरेंस सब सेम रहना चाहिए, वो कोहेरेंस कहलाती है। एग्ज़ाम में आप इतना बड़ा नहीं लिखेंगे इसको, आप लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन क्या है? लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक। सेकंड कंडीशन क्या है? लाइट शुड बी फेस कोहेरेंसी। वेव में क्या होना चाहिए? कोहेरेंट वेव्स होनी चाहिए या फेस कोहेरेंसी होनी चाहिए, तब आपको इंटरफेरेंस मिलेगा। ये फेस कोहेरेंस मैं आपको बता तो देता हूँ, कोशिश करिएगा समझने की, लेकिन बहुत मुश्किल बात है ये ज़रा। पहली बात समझ में आ गई मोनोक्रोमेटिक या उसमें भी मसला है? जी सर आ गए। ये फेस कोहेरेंस बेटा मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये बड़ी मुश्किल चीज़ है, समझने की कोशिश करिएगा इसको। फिर मैं कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव पे दोबारा आऊँगा।
कि मुझे आपको इसकी एक बैकबोन बतानी है, पार्ट डिफरेंस। इस पूरा चैप्टर में सिर्फ एक चीज़ चलती रहेगी, हम हर जगह जाके सिर्फ एक चीज़ फाइंड करेंगे, पाथ डिफरेंस। ये पूरा चैप्टर इसी पे चलता रहेगा, पार्ट डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस। रास्ते का फ़र्क कितना है। और अगर ये रास्ते का फ़र्क निकालना आपको आ गया तो ये चैप्टर 2 मिनट में हो जाएगा, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा चैप्टर। तो बेटा मैं आपको फेस कोहेरेंसी बताया था। फेस कोहेरेंसी बहुत ही मुश्किल चीज़ होती है। मिसाल के तौर पे आप मार्केट से एक येलो बल्ब लेके आए या वाइट बल्ब लाए, ये आपका वाइट बल्ब है। ठीक है जी, इससे लाइट निकल रही है, यानी कि फोटोन निकल रहे हैं। थोड़ा सा मॉडर्न लैंग्वेज में बात करेंगे, लाइट वेव निकल रही है, फोटोन निकल रहे हैं। ये कितने वाट का बल्ब है? मान लीजिए ये 20 वाट का बल्ब है। एक और मैं बल्ब लाया है मार्केट से, ये भी 20 वाट का बल्ब है। दोनों को हमने ऑन किया, इनसे हम इंटरफेरेंस कराना चाह रहे हैं। क्या कराना चाह रहे हैं? इंटरफेरेंस। लेकिन होता क्या है कि जब आपने इससे लाइट ओपन की तो इसका जो वेव फ्रंट निकला है, फोटोन निकला है। मिसाल के तौर पर ये फोटोन निकला है। ये फोटोन जो निकला है, इस फोटोन का नंबर जो है मान लीजिए, यानी कि जब लाइट हम ऑन करते हैं तो हज़ारों फोटोन निकलते हैं एट अ टाइम, 1000 फोटोन्स निकले हैं। ये इस तरफ मूव कर रहा था, एक इस तरफ मूव कर रहा है, एक इस तरफ मूव कर रहा है, एक इस तरफ मूव कर रहा है, और एक इधर मूव कर रहा है। तो बेटा जो इधर मूव कर रहा है और जो इधर मूव कर रहा है, इन सब की फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन एंगल का फ़र्क है। इसको मैं कह रहा हूँ फोटोन नंबर 1। ये किस एंगल पे निकला है? निकला है इस साइड पर, बिल्कुल 0 डिग्री पर, एक्स एक्सिस पर निकला है। लेकिन ये क्या है? ये थोड़ा सा नीचे है, मान लीजिए -10 डिग्री पर निकला है। हालांकि ये सेम बल्ब के हैं, लेकिन इनसे इंटरफेरेंस आप नहीं करा सकते। इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन है कि जो वेव जिनके आप इंटरफेरेंस कराना चाह रहे हैं, उनका फोटोन नंबर, उनकी डायरेक्शन, उनकी फ्रीक्वेंसी सब सेम होनी चाहिए। तो मैंने इस बल्ब को ऑन किया, इसका पहला फोटोन यहाँ पे निकला। इस बल्ब को ऑन किया, इसका पहला फोटोन इधर गया, दूसरा इधर गया, पता चला ये इधर आ रहा है, ये 5वां है। तो इस फर्स्ट में और इस 5वें में मैं इंटरफेरेंस चेक करूँगा, नहीं हो पाएगा। क्यों? एंगल का फ़र्क है। किसका फ़र्क है? एंगल का फ़र्क है। तो फेस कोहेरेंसी क्या होती है कि दोनों वेव सेम मूव कर रही हों। ऐसा नहीं हो वो यहाँ जा रही है। इन दोनों में तो फेस कोहेरेंसी है, और फेस कोहेरेंसी भी बहुत आगे तक देखनी पड़ती है, नहीं कि सिर्फ शुरू में देखिए आपने, आगे तक देखें। अगर ये यहाँ जा रहा है तो आगे भी यहीं रहना चाहिए भाई। ये नहीं कि यहाँ जा रहा था आगे जाके नीचे हो गया। तो फेस कोहेरेंसी को अचीव करना आसान नहीं होता। भले दो बल्ब आप सेम ले आए, सेम नेचर के हैं, कोहेरेंसी नहीं मिल पा रही। तो कोहेरेंसी को हासिल करने के लिए हम एक होशियारी करते हैं, हम एक ही वेव को 2 वेव में तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ेंगे? कि हमने एक बल्ब लिया, इसका वेव फ्रंट निकला, ये मुझे नहीं पता इसका क्या एंगल है। इंटरफेरेंस के लिए कम से कम 2 वेव होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसी को वेव को आगे जाकर तोड़ दूँगा 2 वेव में। अब इसको यहाँ पे रुकावट मिली, एक ये मिली और एक ये मिली, तो ये क्या बन जाएंगे? ये नए पॉइंट सोर्स बन जाएंगे। ये वेव फ्रंट यहाँ से निकल आई, ये वेव फ्रंट यूँ निकल आई। अब जब ये दोनों वेव आपस में मिक्सड अप होंगे तो इनमें फेस कोहेरेंसी बिल्कुल पाई जाएगी। तो हमने क्या किया? सिंगल सोर्स को डबल सोर्स में स्प्लिट कर दिया। वरना अगर मैं मार्केट से 2 बल्ब ला के इंटरफेरेंस कराना चाहूँ तो ये फेस कोहेरेंसी नहीं मिलेगी,
हाँ, मोनोक्रोमेटिक मिल जाएंगे कि ये भी येलो बल्ब है, ये वाला बल्ब भी येलो है, लेकिन फेस कोहेरेंसी कभी भी नहीं मिल सकती, इम्पॉसिबल है बात। तो फेस कोहेरेंसी हम कैसे हासिल करते हैं बेटा? एक ही वेव को दो वेव सोर्सेस में क्या कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं। क्या किया आपने? बल्ब के आगे एक कार्डबोर्ड लगा दिया, उस कार्डबोर्ड में दो होल कर दिए। बल्ब के आगे क्या लगाया? कार्डबोर्ड लगा दिया, यहाँ दो होल कर दिए। अब यहाँ से जो वेव निकलेंगी तो इनमें फ्रीक्वेंसी, एंगल सब क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि एक ही बल्ब से आ रहे हैं। समझ में आई बात? जी बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी सर, आ तो गई। ठीक है, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फेस कोहेरेंसी के लिए हमें जो है ना सिंगल सोर्स यूज़ करनी पड़ती है, सिंगल सोर्स को डबल सोर्स में तोड़ना पड़ता है, वरना उनके एंगल सेम नहीं मिल पाते बेटा। अगर उसका पहला फोटोन है, अगर ये जो वेव फ्रंट यहाँ आगे आए हैं, अगर ये फोटोन नंबर 1 है तो उसका भी 1 होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है इसका फोटोन 1 यहाँ निकल जाए, फोटोन 2 इधर हो, यहाँ पे जो आ रहा है वो 10वां फोटोन है, तो उनमें एंगल सेम नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। देखिए लाइट की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, इतने छोटे टुकड़े मामले पर हम इतनी प्रिसाइज को एक्यूरेसी में नहीं ला सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ही लाइट को दो लाइट में तोड़ लेते हैं, क्योंकि इंटरफेरेंस दो चीज़ों में होता है, सिंगल चीज़ में नहीं हो सकता। क्लियर हुई बात? अब का इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अब मैं इनके पार्ट डिफरेंस की बात बताऊंगा, ये वाली बातें, फिर ये चैप्टर हमारा सही से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। जी सर। सर ये जो है इंटरफेरेंस है, ये भी आता है शॉर्ट वगैरह में? नहीं नहीं, ये नहीं आता बेटा, इस पर MCQs ही आते हैं। ये जो है ना पार्ट डिफरेंस, जो कल से कहानी शुरू होगी असल, कि कौन सी वेव कंस्ट्रक्टिव करेंगी, कौन सी वेव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी, बस हर जगह हम ये पार्ट डिफरेंस ही फाइंड करेंगे। ये पूरा चैप्टर से जो है पार्ट डिफरेंस पे चलता है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। सही है जी, आज के लिए जी सर। इंशाल्लाह। ठीक है सर। अल्लाह हाफ़िज़।